हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का छठा चैप्टर भगवान के डाकिए। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पूछा गया है कि जो कवि हैं उन्होंने पक्षी जो होते हैं उनको और बादलों को भगवान का पोस्टमैन, भगवान का डाकिया क्यों कहा है। तो आंसर होगा कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया गया है क्योंकि पक्षी और बादल वह चिट्ठियाँ लाते हैं जिसमें भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। और दूसरा है कि ये इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्य द्वारा बनाई सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये जो इंसानी डाकिए होते हैं वो तो किसी सीमा में बंध के काम करते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा भेजे गए जो ये डाकिए होते हैं वो इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा में बंधकर काम नहीं करते और इनकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। तो इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ पढ़ते हैं। तो जब बादल आते हैं तो क्या होता है, पानी बरसता है। तो जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पर्वत है, नदियाँ हैं, ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन सब में क्या होता है, पानी जब पड़ता है तो जो पौधे होते हैं वो और अच्छे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। फिर है, इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सारे संसार के लिए होता है। दूसरे शब्दों में ये विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं। तो जब पक्षी आते हैं, बादल आते हैं, तो ये जो संदेश लेकर आते हैं वो सारे संसार के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इससे सभी को फ़ायदा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे कि पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि पढ़ पाते हैं। फिर है, किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। जो पक्षी और बादल होते हैं वो प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो आपको वो पंक्तियाँ बतानी है जिनमें ये जो लाइन है वो आई हो, मतलब जो ये लाइन है उसका भाव उस पंक्ति में आया हो। और दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये जो भाव है वो कौन सी पंक्तियों में आया है वो आपको लिखना है। तो पहला है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ये कौन सी पंक्तियाँ हैं जिसमें ये भाव आया है, वो है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। फिर दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये जो भाव है वो कौन सी पंक्तियों में आया है, ये पंक्तियाँ हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो आंसर होगा, पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ यह पढ़ पाते हैं प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है तथा जल जो बाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों में भी होना चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंदतापूर्वक संपन्न करना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस पंक्ति का भाव ये है कि धरती के लिए इसे पृथ्वी के सभी मनुष्य समान हैं। धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी मनुष्य समान हैं।
वे कहीं के भी बासी क्यों ना हो। तो धरती स्थान जो है, प्रकृति जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, अपने पराई की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का भाव जो संदेश है वो छिपा रहता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देख सकते हैं। तो इन चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है, जिसे हम समझ पाने में असमर्थ होते हैं। भगवान का ये संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन क्या है। इंटरनेट है। कहीं भी चले जाते हैं हम तो हमें कहीं से भी इंटरनेट के द्वारा दूसरे देश की, विदेशी खबरें मिलती रहती हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना हमें करनी है इंटरनेट से। तो आंसर होगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। क्योंकि ये चिट्ठियाँ भगवान की होती हैं, इन चिट्ठियों को मनुष्य पढ़ नहीं पाता। इनको प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे कि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ यही पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों में निहित संदेश किसी व्यक्ति या स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं होता। सामान्यतः इनमें क्या होता है, विश्व बंधुत्व की भावना होती है। तो इसमें प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश निहित होता है। इसके विपरीत इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संचार के साधनों में प्रमुख है। ये जो है इंटरनेट विज्ञान की अद्भुत खोज है, जिसकी मदद से संदेश जो है भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने जान पहचान वालों को जब चाहे, जहाँ चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है, संदेश भेज सकता है और मंगवा सकता है। और ये जो संदेश होते हैं वो बिल्कुल निजी होते हैं, इन्हें कोई और नहीं देख सकता, इनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे संदेशों का आदान प्रदान जो है वो तुरंत हो जाता है। इंटरनेट के द्वारा हम संदेशों को फटाफट कहीं से कहीं भी भेज सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो आंसर होगा कि डाकिया वह सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। तो वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है, जिसका इंतज़ार हम सभी को होता है। तो डाकिये का महत्व तो आज के दौर में और भी बढ़ जाता है, जब से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। अब क्या होता है, संयुक्त परिवार नहीं होते, एकाकी परिवार होते हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, दूर दराज के शहरों में चले जाते हैं, मतलब अपने शहर से दूर चले जाते हैं। तो वह हमारे प्रियजनों, निकट संबंधियों की सभी खबरें लाता है, जो डाकिया होता है, जो कभी तो मनुष्य को खुशी से भर देती हैं। जो ये खबरें होती हैं जो डाकिया लेके आता है, चिट्ठियाँ लेके आता है, इससे तो कभी मनुष्य खुश हो जाता है, कभी दुखी भी हो जाता है। जैसी खबर होती है, अगर दुख की खबर है तो मनुष्य दुखी हो जाता है, खुश की खबर है तो वो खुश हो जाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें मनी ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। तो जो ये चिट्ठियाँ होती हैं, जो शहर होते हैं उसमें तो कम हो गई हैं, लेकिन गाँव में अभी भी लोग चिट्ठियाँ हैं वो लिखते हैं। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिये की राह देखी जाती है। जो मनी ऑर्डर है, कोई पैसे भेजता है, क्या होता है, कोई तो पैसे अपने पास से भेजता है और कहीं से पैसे आते हैं किसी के लिए। तो दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिये की राह देखी जाती है कि वह कब देवदूत बनकर आएगा और घरों का चूल्हा जले, क्योंकि वो पैसे लेके आते हैं, मनी ऑर्डर लेके आते हैं, तो उनको पैसे मिलते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। इसके अलावा वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, डाकिये का इंतज़ार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाकिये का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। फिर आपका जो ये अंतिम प्रश्न है कि डाकिया, इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। ये प्रश्न आप करेंगे अपने आप, अगर आपकी मैडम करवाती हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं
ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।